तुम्हारी एज तुम्हें बुरा नहीं बनाते, तुम्हारे कर्म तुम्हें बुरा बनाते हैं। हाँ, है ना। सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या करती है धृति? क्या करती है सेनेसेंस? बोल जल्दी। हाँ, नो आइडिया। तेरे को होना चाहिए आइडिया। चलो भाई, इन भाई साहब ने क्या किया था वो हमें पढ़ना है। इससे पहले हम अपना नोटपैड ऑन कर ले। नोट 5 बोलूं? कितनी? बहुत, कितनी? बर्दाश्त नहीं हो रही। शिट, क्या करें? छुट्टी पे चलते हैं। अल्फोंसो कॉर्टाई, क्या लिखा हुआ है? अल्फोंसो कॉर्टाई। इन भाई साहब लोगों को भी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि ये एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। 1822 से लेके 1888, ये याद करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। याद करना क्या जरूरी है वो देखेंगे। कॉर्टाई वर्ड हमने कहां पढ़ा? कहीं भी नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस से डिलीट है। ये ईयर में आना था। कहां आना था? ईयर में आना था। ईयर मतलब साल नहीं, कान। कान जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इनर ईयर में कोर्टाई एक पार्ट है। क्या है? पार्ट। तो इन्होंने उसके बारे में बताया था, ईयर के बारे में स्टडी किया था कि कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, कान आपकी बॉडी को बैलेंस भी करता है। समझ आ रही है बात? उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। खतरनाक सा स्ट्रक्चर है कान का। जितना सिंपल बाहर से दिख रहा है उतना ही खतरनाक ही अंदर से है। अच्छी बात है, डिलीट हो गया। नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अपनी इच्छा के लिए तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्लियर। बट ऐसी इच्छाएं जो सिलेबस में आना है उसके लिए बचा के रखो, ठीक है जी। चलो तो भाई पढ़े यहां से। अल्फोंसो कॉर्टाई, इटालियन एनाटोमिस्ट। एनाटोमिस्ट कौन होते हैं? एनाटॉमी जो स्टडी करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। कब बोर्न हुई है? 1822। हमें क्या करना है भाई, है ना। तो कोर्टाई बिगेन हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेंगने वाले, सांप, ठीक है। लेटर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी मतलब सुनने वाला सिस्टम, और सुनने वाला सिस्टम कौन है? हमारा कान है। 1851 के अंदर ही पब्लिश्ड अ पेपर डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया। कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, ठीक है। उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिलर मेम्ब्रेन पे, बेस वाली मेम्ब्रेन पे। कंटेनिंग हेयर सेल्स लिखा हुआ है दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व इंपल्सेस। वही वो हेयर्स हैं जो कि आपके, क्योंकि सिर्फ कान के होने से आप नहीं सुन सकते हो, वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं, वो इंटरप्रेट करेगा और फिर वापस आपको सुनाई देगा, क्लियर। मैं कुछ ऐसा वर्ड बोलूं जो आपने आज से पहले नहीं सुनाई दिया, सुना है ना, तो क्या होगा कि दोबारा पूछोगे क्या बोला आपने, होगा ना ऐसा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी पहली बार एक किसी वर्ड को सुनते हो तो थोड़ी सी मेमोरी बनती है, फिर दूसरी बार सुनोगे तो वो फिर याद हो जाता है हमें, क्लियर नॉट क्लियर। जैसे मैंने कॉक्लिया बोला, कोर्टाई बोला, पहली बार सुनने में तुम एक बार दोबारा पूछोगे कि क्या था, फिर बार बार याद होता चला जाएगा। ऐसे जब हम लोगों को पहली बार देखते हैं इतने अच्छे से उनकी पहचान नहीं होते, दूसरी बार देखते हैं पहचान 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 होती चली जाती है, क्लियर नॉट क्लियर। तो कोई भी सेंस ऑर्गन है, क्या है? कोई भी सेंस ऑर्गन है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ये प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी। क्या है ये? प्रोसेसिंग यूनिट। वो प्रोसेस करेगा तब आप अपने सेंस ऑर्गन से काम करवा पाओगे। कई बार बोलते हैं ना किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना टेस्ट सेंस खो दिया, सुनने की क्षमता खो दी, देखने की क्षमता खो दी, आंख कान नाक सब कुछ सही है बट कनेक्शन टूट गया है। क्या टूट गया है? तो उसी वजह से होता है वो। डिपेंड करता है कि भगवान तुम्हारा कितना साथ देता है, ठीक है, तो कनेक्शन वापस आ सकता है, क्लियर। न्यूरॉन्स कितने कनेक्टेड हैं आपके? नहीं है। खोल के देख रहा, बहुत सही जा रही है, खोल के देखते हैं कान मुर्गा लोगों का, है ना। जो एनाटॉमी स्टडी करते हैं उन्हें तो खोल के देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा। चलो भाई, अब हम कान पे नहीं, हम वापस आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। अब ये ऐसे ऐसे भाई साहब लोग है ना, तुम्हें हर फिजियो या हर यूनिट से पहले मिलेंगे, उनको प्रणाम करना मत भूलना, ठीक है।
हर साल एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है किसी भी भाई साहब से, ठीक है, या बहन साहब से। भाई साहब ज्यादा है यहाँ पे, बहन साहब ज्यादा कम है। तो भी ध्यान से समझो इधर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो पार्ट में दिया हुआ है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांस लेना, अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना। उसके बाद एल्वियोलाई जो पार्ट होता है आपका, क्या होता है, एल्वियोलाई, वहां पे होता है एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज हुआ और फिर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो सबसे इजी पूरी 11th का चैप्टर है ये, है ना, पूरी 11th में से सबसे इजी चैप्टर है ये। आज झूठ बोल रही हूँ, नहीं सबसे इजी। कौन सा इजी पता है, इससे ज्यादा कौन सा इजी लगा, बॉडी फ्लूइड्स। एक क्वेश्चन नहीं आता वाला पूछ रही हूँ अभी मैं, ठीक है। ऐसे ऐसे खतरनाक याद करेगी तो सब पूछा जाएगा, कुछ इम्पॉसिबल थोड़ा ही है यहाँ पे। प्लांट किंगडम, कोई ना, कल तेरा टेस्ट है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे छोटा और सबसे इजी चैप्टर है ये। वो तो डिलीट है बेटा, एक ही तो टॉपिक है उसमें से, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो इकोनॉमिक हायरार्की डन, खत्म, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। अगर टॉपिक आया ही नहीं, मुझे टेक्सोनोमिक हायरार्की से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, तो उसको तो अवॉइड करो ना यार। Oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid। जो भी तुमने खाया, पचाया और स्टोर किया, उसको तोड़ के एनर्जी लाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, वो फूड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और वापसी में आपको क्या देगा, एनर्जी प्लस CO2। समझो ध्यान से। ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक बोल सकते हैं, या फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तक बोल सकते हैं। यूटिलाइजेशन इट, है ना, या उसको हमने यूटिलाइज किया टू ब्रेक डाउन फूड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। सो भाई ये सारा कुछ हमने क्यों किया, ताकि हम एनर्जी ले सके, बदले में CO2 में मिल गया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन से बना था ये, है ना। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। कंटिन्यूअसली हमें ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो अपने अंदर का जो फूड है उसको तोड़ सके और हमें एनर्जी दे सके। क्लियर। बदले में मिल गया CO2। CO2 produced by the cells have to be released out, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन, लेकिन मैं कहूंगी कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन कैसे हो गया, वो एक अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल दो, इनहेलेशन बोल दो, एक्सहेलेशन बोल दो, लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्लियर। वो पूरा प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर, नॉट क्लियर, डन। Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. करो भाई एक्टिविटी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, है ना। तो भाई ऊपर चेस्ट उठती है फिर नीचे जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर, डन। नेक्स्ट अगेन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, वो हमने देखना है यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी among different groups of animals depending mainly on their habitats। habitat मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, and level of organization। level of organization का मतलब आप एनिमल किंगडम से समझते हो कि ऑर्गेनिज्म का लेवल क्या है, वो सेलुलर है, वो टिश्यू लेवल का है, वो ऑर्गन सिस्टम वाला है, या फिर ऑर्गन वाला है, राइट। देन दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जो छोटे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पंजेस, Coelenterata, flatworms, exchange O2 with CO2 by simple diffusion। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किसमें क्या ऑर्गन मिलेंगे। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3-4 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे इसके। क्लियर। ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, तो सिंपल डिफ्यूजन से इन्होंने क्या करना है, अपना एक्सचेंज ऑफ गैस करना है। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, क्या यूज करते हैं, क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल जो स्किन है उसमें मॉइस्चर होता है, उसी से वो एक्सचेंज कर लेंगे। इंसेक्ट की बात आई तो हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, तो उनके अंदर होता है ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। लंग्स नहीं है, ट्राकिया है सिर्फ, वही कनेक्टेड है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर।
और वहीं से एक्सचेंज होता रहेगा गैसेस का। डन। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स कहां प्रेजेंट होगी? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स से जो रेस्पायर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस, स्किन से रेस्पायर करेगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, whereas vascularized bag यानी कि lungs, pulmonary respiration, क्या बोल देंगे? pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. Clear? उसके बाद है बेटा, among vertebrates, fishes use gills where amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through their moist skin also. क्योंकि वो वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहेगा, डिपेंड करेगा कि कहां रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पायर करेगा। क्लियर? इसको बड़े ध्यान से हमने पढ़ना है और याद भी करना है। मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पायर करता है उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? क्लियर? नॉट क्लियर? डन। आगे बढ़े। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बड़ा इजी से टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले बॉडी में है ना, सबसे बाहर जो दो गुफाएं हमारी यानी कि नॉस्ट्रल्स, वहां से एयर अंदर जाएगी कॉमन चैम्बर में। किसमें जाएगी? कॉमन चैम्बर में, एंड दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। ध्यान से सुनो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। बताओ भाई, ये भी बताने की बात थी। तो लिप्स के ऊपर नोज होती है, ये बता रहे हैं ये। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर, अंदर नेजल चैम्बर है। थ्रू द नेजल पैसेज द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट? अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स आ गया, ये अपनी ट्रैकिया को शो कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट को, वो चलेगी ये ट्रैकिया के अंदर। इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर लैरिंग्स है क्या? इट इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। किसमें हेल्प कर रहा है? साउंड प्रोडक्शन में, और उसको हमने इसलिए बोल दिया साउंड बॉक्स। क्या बोल दिया? साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या बोल रहा है? ये स्ट्रक्चर है बेटा, पहले नॉस्ट्रल्स, फिर नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, चैम्बर एंड देन दिस लैरिंग्स। ये लैरिंग्स सबका स्टार्ट हो गया। क्लियर? ये लैरिंग्स है यानी कि वॉइस बॉक्स है। ये वाला पार्ट ग्लॉटिस कहलाता है। इसके ऊपर थिन फ्लैप ऑफ स्किन है, क्योंकि जब खाना खाओगे तो वो इसको कवर कर लेगा ताकि फूड पार्टिकल आपके ट्रैकिया में यानी कि विंड पाइप में ना चले जाए, अदरवाइज हिचकियां लगती रहेंगी और एट लास्ट फूड पार्टिकल यदि बाहर नहीं आ पाया तो तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। क्लियर? नॉट क्लियर? देन तो कोई भी पार्टिकल यदि वो चला जाए ट्रैकिया के अंदर तो आपकी हिकअप्स यानी कि हिचकियां नहीं रुकती है। हिकअप्स क्यों होती हैं? वो ट्राई करती है कि विंड पाइप से कोई भी पार्टिकल जो चला गया वो वापस निकल जाए, नहीं निकल पाया, हिकअप्स नहीं रुकेंगी एंड एट लास्ट यू विल डाई, क्योंकि आपकी ट्रैकिया एट दैट टाइम इज ब्लॉक्ड। क्लियर? तो भाई क्या हुआ? एपिग्लोटिस, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आपकी ट्रैकिया स्टार्ट हुई। ट्रैकिया से आपकी क्या है? कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। क्या है यहाँ पे? कार्टिलेजिनियस रिंग्स है। ये पूरा सर्कल नहीं है, याद रखना, सेमी सर्कुलर है। क्या है? सेमी सर्कुलर। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जब एयर नहीं है यहाँ पे तो ये कोलैप्स ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कोलैप्स ना हो जाए। तो कार्टिलेज जो है थोड़ी हार्ड होती है। ये कार्टिलेज हार्ड है कि नहीं है? लग रहा है कि यहाँ पे ना बोन है, बट बोन्स नहीं है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये बोन थोड़ी है, ये कार्टिलेज है। ईयर में, नोज में क्या है? ये कार्टिलेज है। शर्मा जी देखिए ना, नोज उसके अंदर से, हड्डी थोड़ी है बाहर वहां पे, तो ये पूरी कार्टिलेज है। क्या है ये? कार्टिलेज, राइट? तो ऐसे ही मतलब हार्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। उसके बाद हम देखिए ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स, है ना, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब जो ये है फिर से डिवाइड हो गई ब्रांचेस, ब्रोंकियोल, फिर ब्रांचेस, ब्रोंकियोल्स, ऐसे ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ओपन होंगी और एट लास्ट हमारे पास है एल्वियोलाई। क्या प्रेजेंट है? लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है। क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे?
इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, ताकि कोई भी इसको शॉक लगे तो एकदम से आपके लंग्स कोलैप्स ना हो। इसीलिए जितने भी डेलिकेट पार्ट्स आपकी बॉडी के, उसकी मेम्ब्रेन डबल है और बीच में फ्लूइड है। शॉक एब्जॉर्बर, क्या है वो? शॉक एब्जॉर्बर। ये है रिब्स, क्या है? रिब्स। जो आपका ये लंग्स है ना, ये पूरी कवर्ड होती है चारों तरफ से। क्लियर? कैसे? सामने की तरफ इस तरह से, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन होगी, स्टर्नम क्या होगी, और ये साइड हमारी कौन सी होती है? वेंट्रल के डोर्सल, वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड से लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम। डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम, क्या है? स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों जुड़ी हुई है रिब्स से। किससे जुड़ी हुई है? रिब्स से। ठीक है। लास्ट में नीचे बॉटम से किससे प्रोटेक्टेड है? डायफ्राम। ये मसल है, क्या है ये? मसल। क्लियर? सो फ्रॉम वेंट्रल साइड lungs are protected by sternum, from dorsal side vertebral column, from lateral side ribs, and from the bottom diaphragm। ये याद रखेंगे। लंग्स जो है ये हमारे एयर टाइट चैम्बर के अंदर है। किसके अंदर है? एयर टाइट चैम्बर। एयर आएगी तो नॉस्ट्रल से ही आएगी और जाएगी तो भी किसी पाथवे से जाएगी। इस तरह से एयर अंदर बाहर नहीं जा सकती है। इट इज ए एयर टाइट चैम्बर। क्या है ये? एक क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा आता है इसमें कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट, और उसके लंग्स में कोई चोट नहीं लगी, यानी कि वो वहां तक कुछ नहीं गया, लेकिन जो उसका ये एयर टाइट चैम्बर था, है ना, मसल्स जो थी वो वहां से रप्चर हो चुकी हैं और बंदा जो है एकदम से मर गया। क्यों? सफोकेशन हो गई उसको। एयर टाइट चैम्बर जो था वो नहीं रहा, बाहर से एयर जो अंदर आनी थी वो नहीं आ पा रही है। क्लियर? तो क्योंकि एयर जो है अंदर बाहर हम किस प्रोसेस से कर रहे हैं? प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। क्या है ये? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहीं और से एयर आना शुरू कर दे तो ये जो क्रॉस कनेक्शन है हमारा ये टूट जाएगा। क्लियर? एंड द लंग्स विल कोलैप्स। क्या हो जाएंगे? कोलैप्स। क्लियर? चलो पढ़ो उसकी थ्योरी। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. Right? Pharynx open through the larynx region. किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। Larynx है क्या? Cartilaginous box है, which helps in sound production. That's why we are calling it as sound box. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap, जिसको हमने बोला epiglottis, to prevent the entry of food into the larynx यानी कि voice box. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity. ये mid thoracic cavity है हमारी, which divides at the level of the fifth thoracic vertebra. पीछे जो हमारी वर्टिब्रा है, लोकोमोशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सारी हड्डियां हमने पढ़नी है। सर्वाइकल, फिर थोरेसिक बोन स्टार्ट होती है। थोरेसिक बोन का फिफ्थ वर्टिब्रा, वहां तक ट्रैकिया जाएगी और फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी या प्राइमरी ब्रोंकाई। पल्मोनरी वर्ड आप लंग्स के लिए लगाते हो, कहीं भी लगा सकते हो उसको। क्लियर? ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब आगे उसके डिवीजन होने स्टार्ट हो जाएंगी, दैट लीड्स टू द सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर से ब्रांचेस हो रही हैं तो ब्रोंकियोल्स होनी शुरू हो जाएंगी, एंड ब्रोंकियोल्स जो भी लास्ट होगा वो एंड करता है एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। रिंग्स जो है सिर्फ ट्रैकिया में प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, वहां तक कार्टिलेजियस रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल gives rise to a number of thin, very thin, irregular walled, vascularized bag-like structure, जिसको हमने क्या बोला? Alveoli. Then the branching network of the bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. तो लंग बन गया पूरा उसके अंदर। We have two lungs which are covered by a double layered pleura membrane, जिसके अंदर pleural fluid होता है। Between them, it reduces friction on the lung surface. मेम्ब्रेन जो है कोलैप्सिंग से बचाती है उसको। उसके अंदर जो फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी। हाँ जी बिल्कुल पूछो।
क्या? कार्डियो, हार्ट, लंग्स के लिए पल्मोनरी, कार्डियो बोलते हैं ना, तो कार्डियक वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट, नॉट पल्मोनरी इज फॉर लंग्स। तो सबके लिए एक एक वर्ड यूज होता है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक, है ना, तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। भाई यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से बोलो। ऑल डन, चले। लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस, तो बाहर की मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी के अंदर की मेम्ब्रेन लंग्स के कॉन्टेक्ट में है। पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये गैस को सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, चाहे बाहर से अंदर चाहे अंदर से बाहर। Whereas alveoli and their ducts from the respiratory or exchange parts of the respiratory system, तो कंडक्टिंग पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक, क्लियर करेगा फॉरेन पार्टिकल से, और फंक्शंस बता रहे हैं इसके, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस हो गई, कंडक्ट तो चलो कर ही रहा है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल होगा तो लंग्स में नहीं जाएगा या एल्वेलाई में नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। नोज के अंदर भी देखो हेयर्स प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या करता है, कितने भी टेम्परेचर का एयर हो, है ना, गर्म जितनी भी हवा हो, अब लाइक आप स्टीम लेते हो, उबलता हुआ पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है? नहीं, वो अंदर तक जाते हुए अपने बॉडी टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर आ जाता है, क्लियर, ताकि वो अंदर के ऑर्गन्स को ना खराब करे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अंदर तक वो जाता ही नहीं है, जितने भी वार्म एयर हो वो उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगा, क्लियर करेगा, एयर को क्लियर करेगा, क्लियर, जितना वो कर सकता है। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, कहां तक लेके आया? बॉडी टेम्परेचर तक। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, एक्सचेंज पार्ट में डिफ्यूजन हो रहा है किसका? O2 एंड CO2 का, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। डन, कंफ्यूजन है बोल लो अभी, क्लियर दीक्षिता? डन। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, बता चुकी हूं। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side it is by the dome shaped diaphragm। तो thoracic cavity है क्या, समझ आ गई है? ये ऐसे गुंबद शेप, ठीक है। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will reflect it in the lungs, मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा होगी तो एयर इन और आउट होगी, क्लियर। Such an arrangement is essential for breathing, clear, तो वॉल्यूम कम होगी तो एयर जानी चाहिए, नहीं तो नहीं जानी चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा। As we cannot directly alter the pulmonary volume, डायरेक्टली हम उसको ऑल्टर कर ही नहीं सकते हैं, कहां से ऑल्टर होगी? नॉस्ट्रल से ही एयर अंदर जाएगी और वहीं से बाहर आएगी, क्लियर। उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो लिखे हुए हैं हमें। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होगी पहले तो, इनहेलेशन होगा, ब्रीदिंग को आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हो। वेंटिलेशन या वेंटिलेटर्स क्या करते हैं? एयर को अंदर बाहर करते हैं, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हो। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एयर जो है वो अंदर गई है, CO2 जो पड़ी होगी एल्वियोलाई में वो बाहर गई है। डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंच के ब्लड लेके आ रहा है क्या? CO2, एक्सचेंज होगा किसके थ्रू? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ऑक्सीजन ब्लड के साथ अटैच हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन होगा गैसेस का ताकि वो सेल्स तक ले जाए, क्लियर। उसके बाद डिफ्यूजन होगा O2 और CO2। अब देखो ब्लड ऑक्सीजन टिश्यूज तक लेके गया, टिश्यूज ने क्या बना रखा होगा? CO2, ऑक्सीजन वहां छोड़ देगा और बदले में क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा से डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन 2 जगह हो रहा है, ये देख लेना। अब वापस आएगा, उसके पहले O2 जो टिश्यूज में पहुंच गई है उसका रेस्पिरेशन यानी कि यूटिलाइजेशन होगा टू प्रोड्यूस CO2। तो ये स्टेप्स है इन रेस्पिरेशन, किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर, क्लियर। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। इसी को, इतने पार्ट को पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से रीड करो अभी के अभी,
जल्दी